Hello guys, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. आज मैं चैप्टर 5 का फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। ये फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम है क्या? इसको समझने के लिए सबसे पहला आपको जानना पड़ेगा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। यह एक प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस बतलाने से भी पहले मैं थोड़ी चर्चा करता हूं विद्युत अपघट्य। मैंने बताया भी होगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि ऐसा द्रव जिससे होकर जब धारा प्रवाहित की जाए तो उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे शुद्ध जल एक थोड़ा वैद्युत अपघट्य है, कम वैद्युत अपघट्य होता है, जबकि उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की मिला दी जाए तो वह एक अच्छा वैद्युत अपघट्य होता है। तो मैं वैद्युत अपघटन को बतला रहा हूं आपको। किसी बिलियन में वैद्युत अपघट्य से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर वैद्युत अपघट्य के घटक संपूर्ण रूप से एकत्रित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। फिर से समझिए कि किसी बिलियन में वैद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो इलेक्ट्रोडों पर वैद्युत अपघट्य के घटक का उपस्थित होना वैद्युत अपघटन कहलाता है। अब देखिए फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम क्या है। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के संबंध में माइकल फैराडे ने 1826 ईस्वी में अपने कई प्रायोगिक अध्ययन के फलस्वरूप दो नियम का प्रतिपादन किया। पहला नियम फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहलाता है। दूसरा फैराडे के विद्युत अपघटन का सेकंड नियम कहलाता है। तो फर्स्ट नियम की बात करते हैं। यह नियम है क्या? इस नियम के अनुसार किसी बिलियन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, अर्थात वैद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान वैद्युत अपघट्य में संपूर्ण आवेश का समानुपाती होता है। फिर से सुनिए, किसी वैद्युत अपघट्य में जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उस अपघट्य में प्रवाहित संपूर्ण आवेश का समानुपाती होता है। मान लेते हैं कि विद्युत अपघट्य से आई धारा प्रवाहित होती है। चूंकि विद्युत अपघटन होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आई धारा प्रवाहित होती है और यह आई धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है और इसमें इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो द्रव्यमान है पदार्थों के वह स्मॉल m होती है। तो इसका मतलब है कि m समानुपाती कैपिटल Q, अर्थात विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों के द्रव्यमान वैद्युत अपघट्य से प्रवाहित होने वाले संपूर्ण आवेश के समानुपाती होता है। अब देखिए m बराबर ZQ। अब ये Z क्या, मैं अभी चर्चा करता हूं। यह ZQ का मान IT, Z को मुक्त होने वाले पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये Z क्या हो गया? मुक्त हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और इससे सूचित किससे करते हैं? ECE से, अर्थात
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब देखिए, यह एक नियतांक होता है। अब इसके आधार पर अगर Z की बात करें, m/it। अब देखिए, m द्रव्यमान और it आवेश। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों के द्रव्यमान और वैद्युत अपघट्य से प्रवाहित संपूर्ण आवेश का एक अनुपात होता है। अब देखिए, राशि या राशि अदिश और इसका SI मात्रक किलोग्राम प्रति कूलम, या इसको आप लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति कूलम। यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक प्रत्येक तत्व के लिए इसका मान अलग अलग होता है। जैसे चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.118 गुने 10⁻6 किलोग्राम प्रति कूलम होता है। इससे यह पता चलता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम बता रहा हूं। इसके पहले आपने देख लिया कि M बराबर ZIT और Z बराबर M/IT, या इसी को M/Q भी कहते हैं। और मैंने यह भी बताया आपको कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.118 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम प्रति कूलम होता है। अब देखिए, अगर हम I का मान 1 एम्पियर ले लें और T का मान 1 सेकेंड, तो क्या होगा? तो किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड प्रवाहित होने पर मुक्त होती है। फिर से सुनिए, किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ का वह द्रव्यमान है कि वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित 1 सेकेंड तक करने पर मुक्त होती है। यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा है। अब फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या है? तो फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम है कि यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित होती हो, तो मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसके संगत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। फिर से सुनिए, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय में प्रवाहित होती है, तो मुक्त होने वाले पदार्थों के द्रव्यमान उसके संगत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, अर्थात M समानुपाती। अब इसको हम लोग E कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक M समानुपाती E। अब देखिए, या हम इसको M1/M2 बराबर E1/E2 कह सकते हैं। मान लेते हैं यहां दो विभिन्न वैद्युत अपघट्य हैं जिनमें इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो द्रव्यमान है, एक का M1 दूसरा का M2, और उनके संगत रासायनिक तुल्यांक एक का E1 दूसरे के E2। अब देखिए, चूंकि
M1 बराबर Z1 IT, ये पहले वैद्युत अपघट्य की बात, और M2 बराबर Z2 I2, ये दूसरे वैद्युत अपघट्य की बात। अब यहां से Z1 IT बटे Z2 IT हम लिख सकते हैं किसके बराबर, M1 बाय M2 के बराबर। तो IT कैंसिल, अर्थात M1 बाय M2 बराबर Z1 बाय Z2। इससे आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, M1 बाय M2 का मान आप लिख सकते हैं Z1 बाय Z2 बराबर E1 बाय E2। और यही क्रिया हम अगर आगे बढ़ाते चले जाएं तो E1 बाय Z1 बराबर E2 बाय Z2, और ये और आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो एक स्थिति आएगी E बाय Z बराबर नियतांक F। इससे यह पता चलता है कि वैद्युत अपघट्य के रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे फैराडे नियतांक कहते हैं। फैराडे नियतांक कहते हैं। और फैराडे नियतांक किससे सूचित करते हैं, F से। यहां E रासायनिक तुल्यांक और Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, और इसी का अनुपात फैराडे नियतांक होता है। और एक फैराडे नियतांक बराबर 9.65 गुने 10 पर पावर 7 कूलाम प्रति तुल्यांकी भार, या आप यो भी कह सकते हैं 96,500 कूलाम प्रति ग्राम तुल्यांकी भार होता है। तुल्यांकी भार होता है। तो ये फैराडे के विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। तो ये हमारा हो गया फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। अब आप इसे या तो नोट कर सकते हैं या आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का नियम बताता हूं। सबसे पहली बात कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। कहता है जब किसी चालक तार को आप गर्म करते हैं तो गर्म करने के कारण चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जब चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या है कि जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और इस धारा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तो इनके अनियमित कंपन होते हैं, और अनियमित कंपन के फलस्वरूप इनसे जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊष्मा ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। इसकी विस्तृत चर्चा अगले फिर कभी की जाएगी, अभी इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। फिर भी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आपने समझा। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं विद्युत बल्ब, सोल्डर, आपके हीटर, विद्युत आयरन, ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बेस्ट एग्जाम्पल है। अब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के संबंध में जूल ने नियम दिया जिसे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का नियम कहते हैं। इन्होंने 3 नियम दिया। जैसा कि आपको पता है कि H बराबर I² RT, ये पहले भी इसकी चर्चा की गई थी। और तो H बराबर I² RT जो है यह विद्युत ऊर्जा के संबंध को रिलेट करता है। तो जूल ने जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का नियम दिया वो फर्स्ट नियम दिया धारा का नियम। धारा का नियम उसने बताया
कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध नियत हो और प्रवाहित होने वाली धारा का समय नियत हो तो उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती होती है प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के। यहां क्या होगा कि प्रतिरोध और समय नियत होते हैं। अर्थात यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध और प्रवाहित होने वाली धारा के समय को नियत किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसे हम लोग धारा का नियम कहते हैं। तो ये हो गया जूल के उसमें प्रभाव का नियम का पहला। दूसरा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का नियम क्या है? तो कहता है कि यदि धारा नियत और समय भी नियत लिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती, अर्थात H समानुपाती R। यहां क्या हो जाएगा, यहां आपका I और T नियत होते हैं। अर्थात आप इसको कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा और समय को नियत रखा जाए तो चालक से उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। और तीसरा नियम जिसे समय का नियम कहा जाता है, समय का नियम कहता है कि यदि धारा और प्रतिरोध दोनों नियत रखा जाए तो उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होती है, अर्थात H समानुपाती T, जहां I और R नियत होते हैं। और यही तीनों नियम जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम कहलाता है। अब अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वह इन्हीं सभी से न्यूमेरिकल का वीडियो मिलेगा। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो गाइस, आई एम संजय, यू आर मोस्ट वेलकम इन साइंस विजन। अभी मैं आपको चैप्टर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम के बारे में बताऊंगा। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम क्या है? किसी भी जटिल विद्युत परिपथ में विभिन्न चालकों से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के वितरण के संबंध में किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। यह किरचॉफ का नियम दो नियमों को समाहित करता है, अर्थात प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट लॉ। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग संधि का नियम, संधि का नियम कहते हैं, और इसे धारा का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं, और इसे खुले परिपथ और बंद परिपथ का भी नियम कहते हैं, क्योंकि यह नियम दोनों परिपथों में काम करता है, खुले परिपथ में भी और बंद परिपथ में। अब यह नियम है क्या? तो किसी भी विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है, अर्थात संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है।
इसका ये मतलब हुआ कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। अब देखिए, इसे समझने के लिए मैं 5 चालक लूंगा। ये देखिए, ये 5 चालक आपके पास है। पहले चालक से जो धारा प्रवाहित होती है वो I1, दूसरे चालक से जो धारा प्रवाहित होती है वो I2, तीसरे चालक से जो धारा प्रवाहित होती है वो I3, चौथे चालक से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I4 और पांचवें चालक से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I5। अर्थात, और ये हमारा संधि है जिसको जंक्शन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा, तो इसे एक चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कहता है संधि की ओर जो भी धाराएं आएंगी वो हमेशा धनात्मक होंगी और संधि से जो भी धाराएं दूर जाएगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी। तो यहां आप पिक्चर में देखें कि I1 संधि की ओर और I2 संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, क्योंकि इनके तीर के निशान संधि की ओर बता रहे हैं। और I3 भी संधि की ओर आने वाली धारा है, लेकिन I4 संधि से दूर जा रही है और I5 संधि से दूर जा रही है। इसका यह मतलब हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 और प्लस माइनस I5 बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। इसका यह मतलब हुआ कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर। तो यह नियम किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। और इसमें खास बातें यह है कि यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि संधि पर ना तो आवेश का संचय होता है और ना ही आवेश को हटाया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है और संधि पर ना आवेश का संचय होता है और ना ही आवेश को हटाया जाता है। दूसरा कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 होता है। और तीसरा कि यह नियम बंद परिपथ और खुले परिपथ दोनों परिपथों में लागू होता है। अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा नियम, देखिए दूसरा नियम क्या है? सेकेंड लॉ क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम सिर्फ और सिर्फ बंद परिपथ के लिए लागू होता है, इसीलिए इसे क्लोज्ड मेश लॉ कहते हैं। यह नियम बंद पास का नियम कहलाता है। बंद पास का नियम, इस नियम को वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, बंद पास का नियम, वोल्टता का नियम कहा जाता है। अब देखिए, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का
बीज गणितीय योग उस पासों में अर्थात उनके भागों में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। इसका यह मतलब हुआ कि समेशन ऑफ आई इंटू आर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंद परिपथ के विभिन्न भाग, एक पिक्चर यहां दिया हुआ है, आप इसको ढंग से समझिए कि इसमें 4 भाग हैं, 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात 4 चालक जुड़े हुए हैं और ये बंद परिपथ। तो इस बंद परिपथ में जितने भी धाराएं इसके प्रत्येक भागों से प्रवाहित हो रही है, वह धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसको मैं विस्तृत रूप से समझाता हूं कि माना कि 5 भाग यहां जुड़े हुए हैं इस बंद परिपथ में। पहले भाग से I1, इसके प्रतिरोध R1 और इसके विद्युत वाहक बल E1। दूसरे भाग का प्रतिरोध R2 और प्रवाहित धारा I2। तीसरे भाग का प्रतिरोध R3 और धारा I3। चौथे भाग का प्रतिरोध R4 और धारा I4 तथा इसके विद्युत वाहक बल को E2 माना जाता है। और 5वें भाग का प्रतिरोध R5 और धारा I5 लिया जाता है। अब देखिए किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं, और इसको समझने के लिए पहले आप ये जानें कि इसके भी कुछ परिपाटी है। इसमें क्या होता है कि दक्षिणावर्ती दिशा में अगर धारा के परिमाण को पॉजिटिव लिया जाए तो इसके विपरीत में हमें इसके मान को निगेटिव लिया जाएगा। फिर से सुनिए, यदि दक्षिणावर्ती दिशा में धारा के मान को धनात्मक लिया जाए तो इसके विपरीत दिशा में इसके मान को ऋणात्मक लिया जाता है। अर्थात आप देखिए कि समेशन ऑफ आई आर बराबर, अर्थात धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का मान कैसे निकलेगा। अगर मैं इसको मानता हूं इधर से चलने का, तो देखिए I1 इंटू R1, तीर का निशान बता रहा है। फिर इधर चलते हैं तो प्लस I2 R2, फिर इधर चलते हैं तो प्लस I3 R3। अब फिर हमें चलना पड़ेगा ऐसे करके फिर ऐसे, लेकिन तीर का निशान जस्ट विपरीत बता रहा है तो माइनस I4 R4। और फिर हमको इधर चलना है तो लेकिन तीर का निशान जस्ट अपोजिट बता रहा है तो माइनस I5 और R5। ये धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग हुआ। अब विद्युत वाहक बल का समेशन क्या होगा, यहां से देखिए E1 इस डायरेक्शन में चलेगा तो प्लस E1, फिर हम लोग इधर से चलेंगे लेकिन ये विपरीत दिशा को इंडिकेट कर रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे माइनस E2। और जैसा कि नियम आपको बता रहा है कि समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E, अर्थात I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4 माइनस I5 R5 बराबर E1 माइनस E2। इसमें आपने देखा कि यह ऊर्जा को बतला रहा है, इसलिए यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है और इसमें समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E होता है और यह सिर्फ और सिर्फ बंद परिपथ के लिए लागू होता है। तो आपने किरचॉफ के प्रथम नियम को देखा, किरचॉफ के दूसरे नियम को देखा और इसी नियम का प्रयोग अगला टॉपिक जो आएगा आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु में, इन दोनों नियमों का हम लोग पालन करेंगे। अगला वीडियो के लिए आप शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।